क्वेश्चन है थोड़ा जीसीएससी का क्वेश्चन है ये ओ लेवल्स का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर में सिंगल एंट्री सिस्टम का हमारा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, अभी हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते क्योंकि एक्सपेंस इनकम मौजूद नहीं है, एक्सपेंस इनकम हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो प्रॉफिट भी फाइंड तो करना है हमने बिजनेस का। स्मॉल बिजनेसेस नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है फरवरी मार्च 1622 मेरी बुक का, यानी फरवरी मार्च 1622 में ये सवाल आईजीसीएससी के अंदर जो है वो आया था, क्योंकि आईजीसीएससी के अंदर फरवरी मार्च वेरिएंट भी होता है। हमारा तो होता है ना मई जून होता है, अक्टूबर नवंबर होता है, लेकिन आईजीसीएससी में फरवरी मार्च वेरिएंट भी होता है, तो उसके सवाल भी मैंने डेफिनेटली डाले हुए हैं। तो उसका ये क्वेश्चन है, और इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन इस बुक में, मेरी बुक में मौजूद हैं सेम स्टाइल के। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो हम सॉल्व करते हैं। कहते थी दक्षा इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st जनवरी, शी डज नॉट मेंटेन ए फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बट वाज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हम नहीं कर रहे, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम की बात वो कर रहा है। और नीचे उसने क्या किया, ये प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रीमिसेस एट कॉस्ट दी हुई है, फिक्सचर एंड फिटिंग एट कॉस्ट दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल है, अदर पेबल्स हैं, इन्वेंट्री, बैंक डेबिट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन है और कैपिटल दिया हुआ है आपको। तो मेरा पहला स्टेप क्या है, हमारा बताइएगा सान, पहला स्टेप क्या है? हाँ, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर का मतलब बेसिकली क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आप करते हैं तो आपके पास कैपिटल आ जाता है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल पहले से दिया हुआ है। बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये जो डेटा दिया हुआ आपको पहला स्टार्ट के अंदर, ये 1 फरवरी 2015 का डेटा है। 1 फरवरी 2015 का ये साल शुरू है, साल खत्म कब हो रहा है हमारा? 31 जनवरी 2016 में। Our financial year starts at 1st February 2015. So on this date, the data given is opening data, means opening assets and opening liabilities. And on the year ended 31st January 2016, the data which is given under this line, that is all related to closing statement of affairs या closing balance sheet के बारे में बात करेंगे, उसमें closing items के बारे में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ ओपनिंग डाटा का। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो ओपनिंग कैपिटल तो अब्दुल्ला पहले दिया हुआ सवाल में, तो सर इस क्वेश्चन में तो निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इस कैपिटल की जगह डाटा ना दिया होता तो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता। ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? जी फ्री ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालते, क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या किस वजह से? इसलिए कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फार्मूला है उसमें हम क्या लिख रखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो प्रॉफिट आएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपके पास मौजूद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले के जरिए प्रॉफिट आप फाइंड करना कर नहीं सकते हैं। सिंगल एंट्री में होता ही यही है कि हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं थ्रू फाइनेंशियल, थ्रू बैलेंस शीट्स। स्टेटमेंट ऑफ फेयर इज इक्वल टू बैलेंस शीट ही है ना, सेम चीज है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर का नाम देते हैं, बैलेंस शीट का नाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल प्रॉफिट ड्रॉइंग्स दिया होता है, जबकि इसमें हमें टोटल कैपिटल की अमाउंट पता चलती है। एसेट माइनस लायबिलिटी से प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स के बारे में पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो मर्ज होकर अमाउंट निकलती है, हमारी फाइंड होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसी डाटा को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं हम कि क्या कैपिटल हमारा वही निकलता है जो कि हम जो कि लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 90,000 प्लस 22,000। सर ये सवाल का हिस्सा है? नहीं, सवाल का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सवाल में ये पार्ट दिया हो सकता है। तो क्या करेंगे आप, 90,000 प्रीमिसेस ऐड कर देंगे, प्लस 22,000 फिक्सचर एंड फिटिंग ऐड कर देंगे, प्लस ट्रेड रिसीवेबल 2750 ऐड कर देंगे, माइनस वो बाद में ना तीर से कर रहा हूं ना, माइनस ट्रेड पेबल 2160 माइनस कर देंगे। फिर अदर पेबल है माइनस 330, वो भी हम माइनस कर देंगे, 330 की अमाउंट भी, क्योंकि ट्रेड पेबल भी बेटा लायबिलिटी है और अदर पेबल भी जो है ना वो भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं। 330 के बाद इन्वेंट्री है, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इन्वेंट्री कितनी है, 3000 की। उसके बाद बैंक है, वो भी प्लस हो जाएगा। यार ये बैंक डेबिट का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव मतलब बैंक हमारा एसेट है। अगर बैंक क्रेडिट लिखा होता तो उसका मतलब हमारी लायबिलिटी होता, क्योंकि बैंक क्रेडिट का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी दैट अमाउंट इज सपोज्ड टू बी पेड बैक, वापस करनी पड़ेगी आपको। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा 20,000। और फिर आपका क्या निकल आएगा, कैपिटल, जो कि निकलता है 97,200। चेक कर लें, वही निकलेगा जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर आप कभी ऐड कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं?
मैंने एसेट्स में से लायबिलिटी सिंपली माइनस की है। अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट्स के दरमियान में आ गई तो मैंने माइनस कर दी है, ठीक है जी। और उसके बाद एसेट आ गए तो फिर ऐड कर दिए। तमाम एसेट्स को मैंने ऐड ही किए और लायबिलिटी को मैंने माइनस ही किए, तो मेरा कैपिटल निकल आएगा। जरा कैलकुलेटर के देखें, 97200 यही आ रहा है, यही आ रहा है। अगर ना दिया होता तो हमें निकालना पड़ता, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन में नॉर्मली दिया हुआ नहीं होता, तो आप ऐसे परेशान हो जाए कि जो है ना वो उसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली एसेट माइनस लायबिलिटी करके हमने कैपिटल जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारे पहले स्टेप का पहला पार्ट है, यानी कि सॉरी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें हम क्या बनाते हैं, मैंने लिखवाया भी है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हैं टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, जो कि ओपनिंग कैपिटल पहले से दिया हुआ है। अब हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 जनवरी को बनानी है बैलेंस शीट। इसमें क्लोजिंग डाटा सारे का सारा इस्तेमाल होगा और हम बैलेंस शीट प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर बैलेंस शीट बनेगी। प्रॉपर बैलेंस शीट का मतलब है कि नॉन करंट एसेट लिखेंगे आप, फिर करंट एसेट्स लिखेंगे, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज सारे बनाएंगे। मैंने रिदा क्या किया है सवाल के अंदर, जो आपको नजर आ रहा है, डाटा जो दिया हुआ है रिदा, वो दिया हुआ है 1 फरवरी का, देख रहे हैं आप। 1 फरवरी में जो डाटा दिया हुआ था, तमाम एसेट्स में से मैंने लायबिलिटीज माइनस कर दी, तो मेरे पास कैपिटल आ गया, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 97200। मैंने दोबारा निकाल के दिखाया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रीजन, इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन फाइंड इट इजीली। वो मैंने निकाल लिया। अब मैंने निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए फ्री हम डायरेक्ट एसेट माइनस लायबिलिटीज नहीं करते, जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, हम प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं उसकी, और प्रॉपर बैलेंस शीट में दोनों साइड्स का जो डिफरेंस निकलता है उसको कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के तौर पर ले लेते हैं। कैसे, वो मैं भी सवाल सॉल्व करूंगा तो साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है क्योंकि ये 31 जनवरी 2016 का है, साफ साफ जाहिर है कि फरवरी 2015 को जो डाटा दिया हुआ है वो आपका ओपनिंग है, और 31 जनवरी को जो डाटा दिया हुआ है वो आपका क्लोजिंग है। अब हमने क्लोजिंग डाटा बनाना है। मुझे बता सकते हैं 31 जनवरी और 1 फरवरी में कोई फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, एक ही डेट होती है। अकाउंटिंग में एक दिन का डिफरेंस हम लेते ही नहीं है, इट इज नॉट टेकन एज अ डिफरेंस। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जनवरी कैपिटल इंट्रोड्यूस अमाउंटिंग टू 12,000। ये क्या दिया है साल में? ये फ्रेश कैपिटल है। ये क्या है रानिया? एडिशनल कैपिटल, न्यू कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल, फर्दर कैपिटल। साल के दौरान जो मजीद कैपिटल बिजनेस में लगाया है उसे हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, फर्दर कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल, न्यू कैपिटल, ये बिजनेस में। और ये प्रॉफिट लॉस के फार्मूले में आता है, अभी मैंने लिखाया, देखो क्या है फार्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फ्रेश कैपिटल, वो यही है। तो ये बैलेंस शीट में नहीं आना, इसका ताल्लुक फार्मूले से है। और फार्मूले का मैंने लॉजिक भी बताया था कि फार्मूला कैसे रिवर्स जाके निकालते हैं। वैसे लॉजिक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था किस तरह से सॉल्व करते हैं। ड्राइंग्स दी हुई है आपको 4200 की, ड्राइंग्स भी आपकी फार्मूले में ही आती हैं, अभी हमने लिखा है। फिर फिक्सचर एंड फिटिंग कॉस्टिंग 5200 वाज परचेज्ड। तो सोहा इसमें क्या हो रहा है कि फिक्सचर एंड फिटिंग हमारे पास पहले कितने का पड़ा हुआ है? सोहा नहीं, पहले कितने का पड़ा हुआ है? 22,000 का पहले पड़ा हुआ था। सिकंदर आप 5200 का फिक्सचर एंड फिटिंग मजीद खरीद रहे हैं, इसका मतलब फिक्सचर एंड फिटिंग में क्या हो गया है? इजाफा हो गया है। ओपनिंग में फिक्सचर एंड फिटिंग हमने लिया 22,000 का, लेकिन क्लोजिंग में फिक्सचर एंड फिटिंग हम 22,000 का कितने का लेंगे? 27,200 का, क्योंकि 5,200 का उसमें एडिशन हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैंने लिखवाया है, बुक में भी लिखा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। All additional information is related to closing statement of affairs। यानी कोई भी आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, मशीनरी में इजाफा हो रहा है, फिक्सचर रिड्यूस हो रहे हैं, वो सबका ताल्लुक क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ होगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर के साथ होगा, क्लोजिंग आइटम्स के साथ होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, ओपनिंग कैपिटल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, मतलब ये है, मैंने किया भी नहीं है। वैसे तो इसमें ओपनिंग कैपिटल पहले दिया होता, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया। अगर निकालते तो तब भी ना करते। आगे जी, सर आपको कैसे पता चला ट्रीटमेंट नहीं करना? कि ये एंडिंग है, लिखा हुआ यार, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2016। इसका मतलब इस डेट से आगे जो भी डाटा दिया हुआ वो सारे का सारा उसका ताल्लुक किससे है? क्लोजिंग से है, साल के एंड से है, एंडिंग बैलेंस शीट से। ओके। मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 8,000 वाज परचेज। मोटर व्हीकल पहले नहीं पड़ेगी आपके पास, मतलब आपने नहीं खरीदी है क्योंकि आपको नहीं आएगी। फर्दर लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 10,000 वाज ऑब्टेन्ड। तो लॉन्ग टर्म लोन कितना दिया फरीद? पहले हमें पहले 20,000 का लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ था क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। पहले ऊपर देखिए 20,000 का दिया हुआ है, 10,000 का लॉन्ग टर्म लोन हमने और ले लिया है। तो लॉन्ग टर्म लोन कितने का हो गया है अब? 30,000 का।
ओपनिंग में 20,000 था, लेकिन क्लोजिंग में जो आप नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे तो 30,000 लिखेंगे, हम 20,000 नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन, डिटेल्स कंपेयर्ड, का जो भी नाम है उसका, कंपेयर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 जनवरी विद दोस ऑन 1 फरवरी एंड फाउंड एंडिंग एसेट्स में और ओपनिंग के मुकाबले में चेंज आ गया। क्या चेंज आया है वो बता रहे हैं। आपने ये सवाल जिंदगी में कभी नहीं किया, ना कभी देखा है, इसलिए कि ये सवाल आईजीसीएसई का, और मुझे पता है कि इस आई पर्सनली बिलीव अगर मैं पेपर बनाता तो मैं ये सवाल पेपर में इस दफा दे देता। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल पिछले कई सालों से नहीं आया और सिंगल एंट्री का सवाल काफी अरसे से नहीं आया और आईसीएसई में बहुत ज्यादा आता है। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि सवाल पेपर में आ सकता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के हवाले से, बहुत ज्यादा चांस मुझे लगता है। आगे देखते हैं जी। ट्रेड रिसीवेबल हैड इंक्रीज्ड बाय 1150। ट्रेड रिसीवेबल जो पहले पढ़ेंगे उसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया 1150 का, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। आगे जी। ट्रेड पेबल हैड डिक्रीज्ड बाय 210, वो कम हो गए हैं, अभी निकालता हूं ना, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। अदर पेबल अमाउंटिंग टू 160, ये इंक्रीज नहीं हुए हैं, अदर पेबल है ही 160 के, ये कह रहा है वो। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे, वो समझे कि अदर पेबल भी बढ़ गए। अदर पेबल पिछले वाले भूल जाएंगे हम, अब एंडिंग में अदर पेबल है ही 160 के, ये कह रहा है। आगे जी। बैंक बैलेंस हैड रिड्यूस्ड बाय 2300, कम हो गया बैंक बैलेंस, पेटी कैश पड़ा हुआ है 100 का, और इन्वेंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, जो है वो बढ़ गई है। ऑन 31 जनवरी इट वाज डिसाइडेड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सर एंड फिटिंग एट द मोटर व्हीकल एट 20% पर एनम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट हेल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लास्ट लाइन से क्या मतलब समझ आ रहा है? लास्ट लाइन हमें क्या बता रही है? नहीं, लास्ट लाइन आपको ये बता रही है कि आपने जो नए एसेट परचेज किए हैं उनको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है नए एसेट्स की, उन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। देखिए ना, टोटल अमाउंट में लिखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट हेल्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो साल के एंड में कॉस्ट बनती है एसेट्स की इंक्रीज करने के बाद, उन पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट भी सिर्फ किस पे कर रहे हैं? फिक्सर एंड फिटिंग पे और मोटर व्हीकल पे। प्रीमिसेस के एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं हो रही। क्या बनानी है हमने? स्टेटमेंट ऑफ फेयर। स्टेटमेंट ऑफ फेयर इधर क्या होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बनाने जा रहा हूं आपके सामने, लेकिन नाम किसका लिखूंगा मैं? स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स का बैलेंस शीट का नाम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता जी? जी फरीद, दैट्स द पॉइंट। रानिया हैज गिवन द राइट आंसर, क्योंकि उसमें जो कैपिटल का पोर्शन है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन हम कर ही, प्रॉफिट हमारे पास नहीं है तो वो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकालना है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट ही होती है, बनाते हैं कैपिटल निकालने की, जबकि बैलेंस शीट तो प्रॉपर कैपिटल पहले से दिया होता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं ड्राइंग माइनस करते हैं। इसमें ऐसे नहीं, इसमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। कैसे? अभी समझ आ जाएगी आपको, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं हम किससे? नॉन करंट एसेट से हम स्टार्ट करते हैं जी। मैंने बस ये एक ही क्वेश्चन करवाना है आपको सिंगल एंट्री का, बाकी आप घर में करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना, बाकी घर में करेंगे आप। और फिर जो है वो हम कल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का दूसरा टॉपिक होता है वो उसको देखेंगे। तो प्रीमिसेस कितने की दी हुई हमें? अगर हम देखें प्रीमिसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्रीमिसेस दी हुई हमें 90,000। सर आपको कैसे पता चला? मैंने डाटा पीछे दिया हुआ है ना, तो देखिए प्रीमिसेस कितने की दी हुई है? 90,000। नेक्स्ट नॉन करंट एसेट और कौन सी आती है? जिधर फिक्सर एंड फिटिंग भी नॉन करंट एसेट है, वो दिया हुआ है 22,000 का, लेकिन उसमें इजाफा हुआ है कितना? 5,200 का। तो मैं लिखूंगा, देखिए आप छोड़ दो भी, बस देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो, नेक्स्ट वाली बात नहीं करनी, क्योंकि फिर आपको समझ लाना ऐसी परेशानी होगी जी। फिक्सर एंड फिटिंग हमें कितने की दी हुई है भाई? 22,000। बिल्कुल सही। तो हम क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे इसमें बनाए जो पिछली आपकी फिक्सर एंड फिटिंग जो आपने नहीं खरीदी है, वो कितने की है? 5,200 की। तो फिक्सर एंड फिटिंग हमारी अब कितनी आ गई? 27,200। सर बस यही लिखना है? गलत, आपने इस पर डेप्रिसिएशन भी माइनस करके लिखना है, तो डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर वो कहां से आ गई? लिखी भी है, उसने बताई भी है, देख लें। कहता है प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सर एंड फिटिंग एट द रेट ऑफ 20% बेस्ड ऑन द कॉस्ट हेल्ड एट द एंड। साल के एंड में जो कॉस्ट है फिक्सर एंड फिटिंग की, जो कि 27,200 है, इस पर डेप्रिसिएशन निकालनी है आपने। कितनी? 20% जी। कितनी आती है? 27,200 पे 20% कितनी आती है जी?
5440 जी, माइनस कर दें 272000 में से जो बाकी आएगा वो आप आगे लिख देंगे, जिसको हम नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं 21760। ये जो मैंने ऊपर 3 कॉलम बनाए हैं इसको आप लिख सकते हैं कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, नंबर आपके नहीं कटेंगे, लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर। तो एक कैलकुलेशन ही है। फिक्सिंग एंड फिटिंग के बाद बारी किसकी आती है बेटा? मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल तो हमने पहले तो मौजूद ही नहीं था, देखिए जरा, पहले तो मोटर व्हीकल है डाटा में नहीं दिया। मोटर व्हीकल आप परचेज किया कितने का? 8000 का, तो क्लोजिंग में तो आएगा ना, क्योंकि आपने इस साल परचेज किया तो साल के एंड में आपके पास मोटर व्हीकल पड़ा हुआ है। कितने का बेटा? 8000 का आपके पास मोटर व्हीकल है। इस पर डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 20%। कितनी आ जाएगी? 1600 माइनस कर देंगे तो आपके पास उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी जो आपने लिखनी है 6400 इज द बुक वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। इसका टोटल कर लेंगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ टोटल नॉन करंट एसेट्स। जी बताएं कितनी आती है? यहां तक किसी को मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। समझ आ गई है? कितना समझ आइए आपको? जी बताएं टोटल कितना आता है, जल्दी करो प्लीज। 118,160 आपके पास आ गए टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब हमने क्या लिखने हैं जी? हमारे क्या आते हैं इसके बाद? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देख लेते हैं। करंट एसेट्स में आसान सबसे पहले कौन सी चीज आती है बेटा? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? इसको लीस्ट लिक्विड से मोस्ट लिक्विड की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले आपकी आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट? देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई क्वेश्चन में। इन्वेंट्री कितनी दी हुई? ऊपर ओपनिंग में 3000 है, अब्दुल्ला इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है, जरा गौर से देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं इन्वेंट्री हैड इंक्रीज्ड बाय 10%, ये लिखा हुआ है इन्वेंट्री हैड इंक्रीज्ड बाय 10%। इन्वेंट्री पहले कितनी थी ओपनिंग में? 3000 की, अब इन्वेंट्री में 10% क्या हो गया है? इजाफा हो गया है। तो 3000 प्लस 10% ऑफ 3000 इज 300। सो द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री व्हिच विल बी रिटन इन द सेकंड कॉलम दैट इज 3300। आपने अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री लिख दी जो कि आपको रिकॉर्ड करनी है। आगे आगे आपके क्या पहला? ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में देखते हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल में क्या चेंज आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल हैड इंक्रीज्ड बाय 1150। ट्रेड रिसीवेबल कितने के पड़े हुए? 2750 के, उसमें इजाफा हो गया कितना? इंक्रीज्ड बाय 1150। तो ट्रेड रिसीवेबल में लिखूंगा 2750, पहले इसमें इजाफा करूंगा प्लस 1150, क्या आएगा जी? 3900 सॉरी, ठीक है जी। इसमें से बेटा हम माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो आपने माइनस करनी है। अगर बैड डेट्स होते बेटा वही माइनस करता, और बैड डेट्स माइनस करने के बाद प्रोविजन निकालता। अगर बैड डेट्स होते तो बैड डेट्स माइनस करता, 3900 में से जो निकलता उस पर प्रोविजन निकालता। प्रोविजन देखिए नीचे कितनी दी हुई है सवाल में, कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो 3% आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। 3900 का 3% निकालें, देखिए कितना आता है? 117। ये माइनस कर दें तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट जो है वो आ जाएगी जी। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जो वो क्वेश्चन में कह रहा है उस तरह आपने करते जाना है तो सॉल्व हो जाएगा। कोई इतना टेक्निकल चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है सवाल में। जी बताएं क्या आ रहा है? 3783 आपके आगे ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद बारी आपकी आती है किसकी? अदर रिसीवेबल की। सर वो कहां से आ गए बेटा? अनफॉर्चुनेटली वो उसने क्वेश्चन में दिए हुए। सर कहां दिए हुए? मैं आपको दिखाता हूं, सवाल में देखिएगा जरा। सर ऊपर क्वेश्चन में अदर रिसीवेबल दिए हुए यहाँ पे अब्दुल्ला, यहाँ पे अदर रिसीवेबल माजेब नहीं दिए हुए कहीं भी, लेकिन नीचे वो कहता है अदर रिसीवेबल अमाउंटेड टू 327। अब है एंडिंग की बैलेंस शीट में अदर रिसीवेबल मौजूद हैं जिनकी अमाउंट 327 है, तो वो हम लिख लेंगे जी। अदर रिसीवेबल की अमाउंट आपके पास आ जाएगी कितनी? 327 से, तो मैं लिख लूंगा 327। ठीक होगी जी बात। इसके अलावा देखते हैं और कोई करंट एसेट जो कि क्वेश्चन में मौजूद हो और हमें नजर ना आ रहा हो, कोई बता सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी गुड आंसर। बैंक हमें दिया है 1940 का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे प्रॉब्लम देखें क्या है। कहता है जी बैंक बैलेंस हैड रिड्यूस्ड बाय 2300। बैंक बैलेंस हमें दिया कितना हुआ है? ऊपर 1940 का। अगर इधर 1940 का बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है
वो कह रहा है कम हो रहा है कितने से, 2300 से, तो आपका बैलेंस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 1943 माइनस 2300 आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, विच विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। तो हम बैंक यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसको फिलहाल छोड़ देंगे। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर अगर हम बैंक यहाँ लिख दें और हमें बाद में नीचे जाके पता चले, क्योंकि वो तो बाद में लिखा हुआ है ना, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। अकाउंटिंग में क्या कहते हैं उसे, कटिंग के कोई मार्क्स नहीं कटते, एक नंबर भी कटिंग का नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपने इतनी कटिंग की है कि उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा। फिर भी एग्जामिनर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जितना मर्जी गंदा लिखा हो आपने उसने पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए राइटिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं है ओ लेवल्स के अंदर, राइटिंग का कोई इंपैक्ट नहीं है ओ लेवल्स, कंटेंट का इंपैक्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। तो बैंक को छोड़ देते हैं। पेटी कैश हमें दिया था बेटा, तो पेटी कैश अमाउंटिंग टू कितना है, 100। तो देखिए कैसी बात है, पहले जिंदगी में कभी भी आपने पेटी कैश बैलेंस शीट में लिखा नहीं होगा, लेकिन आप पेटी कैश आएगा क्योंकि अब पेटी कैश आपके कोर्स में भी आ गया है और आईजीसीएसई में पेटी कैश पहले से कोर्स में था, इसलिए उसमें सवाल पेटी कैश के साथ ही आते थे। 100 को ऐड करें जी, करंट एसेट्स का टोटल निकालें, ये कितना आता है जी, ताकि हम टोटल एसेट जो है वो फाइंड कर सकें जी। ये आपका आ जाएगा 7610 और टोटल कर लें जी। सॉरी जी, ये आपका आ जाएगा जी 7510, ऐड कर दे जी, टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएंगे जी। नॉन करंट एसेट्स में एसेट्स ऐड कर देंगे आप 7510 118160 में ऐड कर देंगे 12567 ये हमने टोटल एसेट जो है फाइंड कर लिया। ठीक है जी, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी जी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, कोई मसला है आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। सर ये तो बड़ा डिफरेंट सवाल है बेटा जी, मैंने सवाल वही करवाने हैं जो आपके ओ लेवल्स के पेपर में आ सकते हैं, मैंने करवाने होते हैं, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमने करने ही करने हैं लाजमी। ठीक है जी, सेशन के अंदर हम पूरे पास ऊपर करेंगे, समझ आई। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, जो कि आपका आएगा बैलेंस शीट फिगर से। उसके बाद आपकी कैपिटल की जगह छोड़ देनी है, आपने नहीं लिखना। क्यों सर? क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर, ये बेसिकली कैपिटल निकालने के लिए ही तो बना रहे हैं हम। फिर आपकी क्या आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। मुझे एक बात बताएं, ऐसा बैंक लोन आपने लिया हो, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, क्या हो सकता है कि वो बैंक लोन करंट लायबिलिटी कहलाए? लेस देन 1 ईयर। तो याद रखिएगा, अगर कोई लोन आपने 1 साल के लिए लिया है और 1 साल बाद आपने वापस करना है, तो वो करंट लायबिलिटी नहीं है और नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगी, वो करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा, क्योंकि आपने उसको विद इन ईयर पे बैक करना। ठीक है जी, तो नॉन करंट लायबिलिटी हम देखते हैं हमारी कितनी दी हुई है। लोन पहले कितना दिया हुआ था हमें, 20,000 का, और इंक्रीज कितना हो गया उसके अंदर, 10,000 का। तो लोन आपका कितना आ जाएगा, मैं लिखूंगा जी बैंक लोन के नाम से, यहाँ पे आप लिखेंगे 30,000 और डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है आपने 30,000। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी जी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आपको पता ही है करंट लायबिलिटीज में हम क्या लिखते हैं, ट्रेड पेबल्स, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट लायबिलिटी, व्हिच हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एनीवेज। ट्रेड पेबल्स देखते हैं हमें कितने दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल में बेटा चेंज आ रहा है। ट्रेड पेबल जो पहले दिए हुए ऊपर देखें, वो दिए हुए थे 2160 के, कहते हैं ट्रेड पेबल है डिक्रीज्ड बाय 210। तो 2160 में से ट्रेड पेबल डिक्रीज कर गए हैं 210 से, तो मैं लिखूंगा 2160, ट्रेड पेबल लिखूंगा 2160 माइनस 210, तो आपके पास ट्रेड पेबल्स की अमाउंट आ जाएगी 1950। आपके पास ट्रेड पेबल्स की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे जी, अदर पेबल। सर वो कहां से आ गए भाई, दिए हुए क्वेश्चन में, चेक करें क्वेश्चन में दिए हुए अदर पेबल। अदर पेबल ऊपर भी दिए हुए हैं कितने के, 330 के,
और नीचे कहता है अदर पेबल अमाउंटिंग टू 160 लिखा है, 160 हम लिखेंगे, पीछे वाले लेने की जरूरत नहीं है। भाईजान गौर करें, लिखा हुआ था पेटी कैश अमाउंटिंग टू 100, तो वही लिखा है ना मैंने, ठीक है। अदर पेबल अमाउंटिंग टू 160 तो एज इट इज अमाउंट आ जाएगी। अदर रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 327 एज इट इज अमाउंट लिखी है आपने। अब वो इतने के रह गए हैं, मतलब अदर पेबल हमने पे बैक किए, 160 की अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपका क्या आएगा भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी हमने डिस्कस भी किया था कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट निकल रहा है। बैंक आपके पास ऊपर पॉजिटिव पड़ा हुआ था 1940 का बैंक पॉजिटिव है, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपने ओवरड्राफ्ट कह रहा हूं, जो कि आपने बैंक रिड्यूस किया आपने कितने से 2300 से, तो आपका बैंक नेगेटिव कितना आ जाएगा, ये ओवरड्राफ्ट कितना आ जाएगा 360 का बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास आ जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं हम, मेरा ख्याल है कि और कोई चीज फिलहाल अवेलेबल मौजूद नहीं है, वो टोटल हम यहाँ पे लिख लेंगे, ग्रैंड टोटल आपका इधर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब है रिदा जो टोटल ऊपर नजर आ रहा है आपको टोटल एसेट्स का 125670, नीचे भी टोटल वही होना चाहिए। इसका टोटल जी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। टोटल करें कितना आ रहा है जी, 1950 प्लस 160 प्लस 360 कितना आता है 2470। अब 125670 में से हम रिवर्स जाके क्या करेंगे सिकंदर, 2470 भी माइनस कर देंगे और 30,000 भी माइनस कर देंगे, तो आपके पास कैपिटल की अमाउंट निकल आएगी। क्या करेंगे 125670 में से विच इज द आंसर ऑफ टोटल एसेट्स, विच इज द आंसर ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उसमें से 2470 रिवर्स जाके 2470 भी माइनस कर देंगे, 30,000 भी माइनस कर देंगे, तो आपके पास कैपिटल की अमाउंट निकल आएगी बैलेंसिंग फिगर से, इतनी आ रही है जी। और उसी के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हैं, और इसीलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर कहते हैं, बैलेंस शीट नहीं कहते, क्योंकि उसमें कैपिटल हमने निकालना होता है, दिया नहीं होता। टोटल एसेट्स का जो मैंने लिखा है 125670, वही 125670 में नीचे लिखूंगा कैपिटल लायबिलिटीज का टोटल, उसमें से 2470 और 30,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी जी। 92,200 आपके पास कैपिटल की अमाउंट जो है वो निकल आएगी 92200। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, यानी प्रॉफिट फाइंड करना है। उसने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने बैलेंस शीट बना के फाइंड करनी है, लेकिन सॉरी कैपिटल अकाउंट बना के फाइंड करना है, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू ही सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आती है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कैपिटल अकाउंट नहीं आ सकता, मैंने ये नहीं कहा, आ सकता कैपिटल अकाउंट भी, उसको भी आप कैसे लिखेंगे, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, जो भी कैपिटल अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट है उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हाँ अब्दुल्ला आपको समझ आइए, आप आज आए हो, पूछ लो मसला, तो समझ आ गई है, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं इतना, सिर्फ जो चेंजेस हो रही है वो चेंजेस हम कर रहे हैं बस। और वो मैंने बता दिया था आपको पहले कि तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन का ताल्लुक सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से, क्लोजिंग बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट का इफेक्ट होना ही नहीं है। एक बच्चा कहता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में लिखें, भाई इनकम स्टेटमेंट बानी नहीं, एक्सपेंस कहां से लिखूं मैं, ठीक है जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या हो गया, क्लोजिंग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ लिखेंगे हम जी, कैपिटल हाँ अब सही है, मैं वही परेशान हो गया, मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग हो रही है तो सवाल तो गलत निकले, फायदा नहीं होगा, तो मैंने कहा आप निकल आया तो क्या करेंगे, अब सही है 93200। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा आ गया जी 93200, इसमें हम ऐड कर देंगे जी ड्राइंग्स, इसमें से हम लेस कर देंगे जी ओपनिंग कैपिटल। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने कल उस दिन पढ़ाया था आपको बेटा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्टनरशिप का है, उसमें से क्या ताल्लुक है। तो आपका आ जाएगा जी, लॉस आ रहा है तो मैं लिखूंगा लॉस फॉर द ईयर, मुझे पता था इसलिए पहले मैंने लॉस लिखा है, आपको तो नहीं पता ऑब्वियसली। तो आप ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी है जी, देखते हैं पीछे क्वेश्चन में जाके, ड्राइंग्स दी हुई में 4200 की है लिखी हुई 4200, और कैपिटल जो रिड्यूस किया आपने वो 12,000 के, तो ड्राइंग्स आपकी लिख लेंगे जी हम, ये आपकी आ जाएगी जी, ड्राइंग्स ऐड करनी है आपने 4200, यू विल राइट पॉजिटिव फिगर फॉर दिस। ओपनिंग कैपिटल हम निकाल चुके हैं, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है करीब 97200 माइनस कर देंगे,
लेस फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या न्यू कैपिटल या एक्स्ट्रा कैपिटल, 12,000 का दिया है वो माइनस हो जाएगा, तो आपका लॉस फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। सवाल में कितना आ रहा है जी? ये मैंने आपको उस दिन बताया था, आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी दोबारा रिपीट करता हूँ, सारा सवाल हो जाए हमारा, भी है टाइम में रिपीट कर देता हूँ जी। ये आ रहा है 11,800, लॉस निकला है 11,800 का। जी ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए जी कैसे, जो हम देखें हम कैसे करते हैं, ये देखो बेटा, हम कैपिटल में क्या करते हैं, प्रॉफिट क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। ये अब्दुल्ला देखना जरा, और अब्दुल्ला ड्राइंग्स हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओ क्या करते हैं, चलिए जी, तो आपका जो आ जाता है उसे हम कहते हैं एंडिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल, जो भी आप कहते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कितने का, 20 का, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है कितने का, 7 का। प्रॉफिट नहीं पता, ड्राइंग्स हमें दी हुई है कितने की, 10 की। तो बताएं प्रॉफिट कितना होगा, क्या ये निकालना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखिए हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट ऐड हुआ था उसके बाद माइनस हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम, रिवर्स जाते हुए एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर लेंगे। आप कितना आ जाएगा, ये 30 में से 7 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आ गया, 23। दैट इज द प्रॉफिट। यही तो किया मैंने, तो नहीं समझ आई, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, उससे कह रहा हूं मैं। देखिए दोबारा जब रिवर्स जाते हैं हम, रिवर्स जाते हुए थोड़ा किचमिच हो गया असल में, रिवर्स जाते हुए जो चीजें ऐड हो रही होती हैं वो लेस हो जाती हैं, जो लेस हो रही होती है वो ऐड हो जाती है। इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने समझाया कि फार्मूला कैसे बनाए, सिंपल। क्लोजिंग कैपिटल में देखिए ड्राइंग्स ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी ना 30 की, और उसमें से अमाउंट ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना। तो मैंने वही फार्मूला ऊपर लिखा है, सिर्फ उसको सीधे फॉर्म में लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फ्रेश कैपिटल, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि वैसे आप प्रॉफिट फाइंड, क्योंकि आप इनकम स्टेटमेंट बना ही नहीं रहे, आपके पास इनकम स्टेटमेंट का डाटा मौजूद नहीं। ओके, इससे पिछला सवाल अपने घर में करके आना है, इससे पिछला क्वेश्चन घर में